जय हिंद आप सभी को। मैं हूं दिवाकर और आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। जैसा कि हम जानते हैं मेरे भाई कि वर्णमाला में केवल दो ही टॉपिक रहते हैं, एक स्वर रहता है और एक व्यंजन रहता है, ठीक है। और इससे बाहर तो कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि यूपीएसआई का पेपर और यूपी पुलिस का पेपर मैंने अच्छे से देखा है। पिछले 5 साल के मैंने क्वेश्चन उठाकर देखे हैं, उसमें से लगभग सभी इसी के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे स्वरों के बारे में। वर्णमाला में केवल दो ही चीज़ें पढ़नी है, एक स्वर है और एक है व्यंजन। तो स्वर के बारे में आज पढ़ेंगे और व्यंजन के बारे में अगली वीडियो आएगी, है ना, कल। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। और आज स्वर को हम कंप्लीट पूरा करेंगे, इसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए। आपको मॉक टेस्ट में कोई क्वेश्चन आपको फंसेगा ऐसा है नहीं कि जो क्वेश्चन आपको नहीं फंसेगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको फंसेंगे और आप अच्छे से उनको निपटा पाएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो मेरे भाई, तो देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है ना, और इससे छोटी इकाई तो होती नहीं है। और वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कोई भी चीज़ वर्णमाला नहीं हो सकती। अगर मैंने ये स्वर है, ये व्यंजन है जैसे, है ना, अब मैंने इनको उल्टा सीधा लिख दिया है, इसे भी उल्टा सीधा लिख दिया है, तो ये वर्णमाला नहीं कहलाए जाएंगे। क्योंकि वर्णमाला हमें पता है किसे कहा जाता है, वर्डों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है ना मेरे भाई, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये दो क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट होते हैं। जो मानक हिंदी वर्णमाला है उसमें वर्डों की गिनती जो है ना, वो दो आधार पर की जाती है, एक उच्चारण के आधार पर, एक लेखन के आधार पर। और इसके बाद कोई आधार बचता ही नहीं है, केवल यही दो आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। देखो हम क्या कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्वर पढ़ेंगे, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले हम स्वर पढ़ेंगे। देखो वर्णमाला में केवल स्वर और व्यंजन दो चीज़ें पढ़नी है। स्वर पढ़ेंगे, स्वरों की संख्या पढ़ेंगे, ठीक है, कितने स्वर होते हैं। उसके बाद वर्गीकरण उसका हम वर्गीकरण करेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। टोटल 7 प्रकार के होते हैं, हम डिटेल में जानेंगे, जिसमें ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, अग्र, मध्य, पश्च, विवृत, अर्धवृत्त, आवृत्त, वृत्तमुखी, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इसकी। और देखो हम ये भी जानेंगे कि स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है ना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। और उसके बाद जैसे हम स्वरों को पढ़ेंगे वैसे ही व्यंजनों को पढ़ेंगे, लेकिन इसकी क्लासेस हम दूसरे वीडियो में देंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलो, तो देखो भाई, स्वरों की कुल संख्या देखो, मैं तुम्हारे सामने एक बार गिन दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो टोटल स्वरों की संख्या 13 है। अच्छा, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 भागों में विभाजित कर दिया है। 10 और ये +3 बराबर 13, ठीक है। और देखो स्वरों की संख्या तुम्हें पता चल गई है ना। अब देखो व्यंजन, व्यंजन की कुल संख्या देखो, का वर्ग में 5 है, का खा गा घा अंगा, ठीक है। चा वर्ग में चा से जा झा इया, टा वर्ग में टा ठा डा ढ़ा डा ढ़ा अड़ा, ये दोनों हैं, ये द्विगुण व्यंजन है। इनका कोई खास काम रहता नहीं है, लेकिन फिर भी शामिल कर लिया गया है ना। तो इसमें ये दोनों द्विगुण व्यंजन है, हमें पता है। और ये ता वर्ग में 5, ये 5, ये 4, ठीक है। और ऊष्म व्यंजन में ये हैं 4 तुम्हारे, ठीक है। इनको कभी व्यंजन में मत गिनिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, एकल व्यंजन नहीं है। व्यंजन हमें पता है 2 प्रकार के होते हैं, एक एकल व्यंजन और एक होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना पूरा काउंट नहीं करना है। ये संयुक्त व्यंजन 4 है ना। तो ये 5 5 10 और 10 ये 7, कितना हो गया 17, 5 22, 5 27, 27 4 31, 31 31 4 35, टोटल 35 हो गए, ठीक है ना। तो ये 33 + 2 35, ये दो कौन से हैं, यही दो द्विगुण व्यंजन वाले हैं, है ना। अच्छा ठीक है, तो कभी भी तुमको स्वरों की संख्या जब पूछी जाए तो उसमें तुम्हें आंसर क्या करना है। उसमें तुम्हें अगर देखो क्वेश्चन में रहेगा 33 तो 33 देना है, ठीक है। अगर 35 रहेगा तो 35 देना है तुम्हें, अगर कुल पूछा जाएगा तो 35, है ना। वैसे हम तुमको जब क्वेश्चन कराएंगे तो इसकी प्रैक्टिस कंप्लीट करा देंगे मेरे भाई, कन्फ्यूजन कोई रहेगा ही नहीं, है ना।
और संयुक्त व्यंजन में ये 4 हैं, हमें पता है। ये जो छा है ये किसके कौन कौन से उसके क्या नाम उससे बना है, क्या कहते हैं यार उसको, मेल से, हाँ मेल से, ठीक है। तो ये का और खट्टी सा मिलकर छा बन गई, ता और रा मिलकर त्रा बन गई, जा और इया मिलकर पता नहीं कैसे ये ज्ञा बन गई, ठीक है। और शा और रा मिलकर ये श्रा बन गई, ठीक है। तो इनका हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें केवल यही पूछा जाता है कि छा जो है वो किन 2 वर्डों के मेल से बना है मेरे भाई, है ना। इससे डिटेल में ना यूपीएसआई में, ना यूपी पुलिस में, ना ही यूपी पीसीएस में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ तक पढ़ेंगे, ये तक ठीक है। तो अब चलिए हम यहाँ से संख्या के बारे में ध्यान से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो उच्चारण के आधार पर 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन, टोटल कितने हो गए भाई? हो गए तुम्हारे टोटल 45, है ना, 45 हो गए, ठीक है। और ये लेखन के आधार पर 13 स्वर हैं, ये वही 13, देखो यहाँ पे देखो 10 और ये 3, 13 यही वाले हैं, ठीक है। तो ये 13 स्वर 35 तुम्हारे व्यंजन हो गए, एकदम एकल व्यंजन बता रहा हूँ। और ये 4 संयुक्त व्यंजन, कौन से संयुक्त व्यंजन? ये वाले संयुक्त व्यंजन चारों, ठीक है। तो तुम्हारे 35 प्लस 4 29 और ये 13 जोड़ दोगे भाई, टोटल 52 हो जाएगा। तो हिंदी वर्णमाला में मूलतः स्वरों की संख्या 52 है, ठीक है। स्वरों की संख्या नहीं, सॉरी, वर्डों की संख्या, वर्डों की संख्या, जिसमें 13 स्वर हैं और ये 39 तुम्हारे क्या हैं? व्यंजन है, ठीक है, जिसमें से 4 संयुक्त व्यंजन है। चलो ठीक है। अब देखो प्रश्न देखो, हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है मेरे भाई? तो इसमें मूलतः वर्डों की संख्या 52 है, ठीक। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, मेरे भाई कुल संख्या पूछ रहा है तो इसमें 13 हो जाएगा। अच्छा उदाहरण के आधार पर पूछता तो केवल और केवल 10 होते, ठीक है। ये क्वेश्चन तुमको, ये पूरी जो मैंने वीडियो है इसको तुम्हें बार बार रिवाइज करना है, जिससे आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इससे बाहर क्वेश्चन मेरे भाई जाएगा ही नहीं। और ये 2 आगत व्यंजन है, तुम्हें पता है, जा और आ, है ना। अंग्रेजी में इसका प्रयोग होता है, इसका फारसी में प्रयोग होता है। खैर इसके बारे में कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से आता नहीं है, मैंने देखा है 5 साल के क्वेश्चन उठाकर, तो यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो चलो देखो भाई, तो मैंने स्वर के बारे में पढ़ा, स्वर के बारे में पढ़ा और स्वरों की संख्या के बारे में पढ़ा, ठीक है। व्यंजन को मैंने अभी बेसिक से बताया है, पूरा कंप्लीट नहीं कराया, ध्यान रखना भी, ठीक है। केवल मैंने स्वरों की संख्या बताई है, ठीक है। स्वर बताया है, स्वरों की संख्या बताई है। अब स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण, क्या स्वरों का वर्गीकरण, चलिए मेरे भाई स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। देखो मेरे भाई, स्वरों की संख्या उच्चारण के आधार पर 10 है, वैसे पूरे मिलाकर 13 है, हमें पता, अभी पढ़ा हमने। अच्छा इसका जो वर्गीकरण किया है वो 7 प्रकार से किया गया है, ठीक है। 7 प्रकार से, टोटल 7 प्रकार से किया गया है ना। जहाँ पढ़ा रहा हूँ ध्यान वहीं पे केंद्रित कीजिए। तो सबसे पहला है उच्चारण के आधार पर, ठीक है मेरे भाई। तो उच्चारण के आधार पर 3 भागों में हमें विभाजित किया जाता है, 3 भागों में विभाजित है ये। पहला है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, उसके बाद प्लुत स्वर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से लपेटे में आते हैं मेरे भाई। देखो ह्रस्व स्वर में क्या होता है, सबसे पहले देखो प्लुत स्वर, सबसे ज़्यादा समय इसी में लगता है। इसमें केवल एक ही निशान है, केवल निशान है उसको, यार क्वेश्चन पूछता नहीं है यहाँ से। ये देखो ये निशान है ना, राम, इसको नाटकों में प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर, जब किसी चीज़ को बुलाया जाता है ज़ोर से दूर से, है ना, तभी। दीर्घ स्वर में और ये ह्रस्व स्वर में हम ध्यान से पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो उच्चारण में कम समय लगता है इनके, है ना। अब बताओ कितना कम समय लगता है, इसे देखो, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर में जितना समय लगेगा उससे ज़्यादा दीर्घ स्वर में लगेगा, ठीक है। अच्छा इसमें कितने हैं, केवल 3 है मेरे भाई, है ना, केवल 3 है, अ ई उ, ठीक है। और ह्रस्व स्वर में इन तीनों से अधिक समय लगता है, उच्चारण में कम समय लगता है, इनके 1 मात्रा होती है, इसमें 2 मात्राएं होती हैं, ह्रस्व से ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। बड़ा, बड़ी, बड़ू, ए, आए, ओ, आओ और अ अंग्रेजी वाला, ठीक है, जैसे डॉक्टर में लगता है ना ये। तो इसमें क्या होता है, इसमें ह्रस्व स्वर के मुकाबले ज़्यादा समय लगता है दीर्घ स्वर में, है ना। तो ये तीनों भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। और आगे देखो, जीभ के प्रयोग के आधार पर देखो स्वरों का वर्गीकरण 7 प्रकार से किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण 7 प्रकार से किया गया, जिसका पहला प्रकार ये है उच्चारण के आधार पर, ठीक। और दूसरा है जीभ के प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर मेरे भाई, जीभ के प्रयोग के आधार पर।
तो जीभ का प्रयोग केवल 3 ही भागों में होता है, या तो अगला भाग, या तो मध्य भाग, या तो पिछला भाग। ठीक, तो जो आगे वाला भाग है जीभ के, उससे तुम्हारे 4 वर्ड होते हैं, 4 वर्ड उससे बोले जा सकते हैं, मतलब 4 स्वर, 4 स्वर। ठीक है, तो छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए, ये 4 स्वर हैं तुम्हारे टोटल। ठीक है, अच्छा टोटल स्वर कितने होते हैं, हमने पढ़ा था 13। ठीक है, 13 होते हैं, जिसमें उच्चारण के आधार पर कितना, 10। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 4 हो गए तो बचे कितने, 6 बचे मेरे भाई। तो ये मध्य भाग से केवल एक ही बोला जाता है, अ, ध्यान रखना। ठीक है, अगर क्वेश्चन में तुमसे पूछा जाए कि मेरे भाई बताओ जीभ के प्रयोग के आधार पर अ कौन सा स्वर है, तो तुम्हें बताना है मध्य स्वर। ठीक है, जीभ के प्रयोग के आधार पर छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, ये कौन से स्वर हैं, अग्र स्वर हैं। अच्छा पश्च स्वर में ये 4 और ये 5 खत्म, तो 10 स्वर होते हैं टोटल, तो ये 5 बचे टोटल। ठीक है, तो ये 5 हैं। इसको ये अंग्रेजी वाला आ है, इसको हम जानते हैं इसको अलग से। ठीक है, लेकिन मेन तुम्हारे 5 हैं, है ना, ध्यान रखना। अच्छा पहला टाइप, दूसरा टाइप हो गया ना, दूसरा 2 भागों में वर्गीकरण हुआ, तीसरा वर्गीकरण देखो ध्यान से, मुख द्वार के खुलने के आधार पर। इससे क्वेश्चन यूपीएसआई में और यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे भाई, इसमें पता नहीं क्यों। तो देखो विपरीत का मतलब होता है मुख द्वार पूरा खुला रहता है, इसमें केवल एक ही स्वर आता है यार, केवल एक स्वर, बड़ा आ, यानी कि आ, मुख द्वार पूरा खुलता है। बोल के देखिए तुम्हारा भी खुलेगा मुख द्वार, है ना। अर्धवृत्त में आधा खुलता है, जैसे अ, ए, आओ और अ। ठीक है, अ, तो इसमें 4 हैं ये, है ना, स्वर टोटल 10 होते हैं, हमें पता है। एक ये हो गया और एक 3 ये हो गया, इसको मत गिनो। ये अ जो है ना, ये आगत ध्वनि है, आगत व्यंजन है, मतलब आगत स्वर है, सॉरी आगत स्वर है। तो अर्धसमृत में मुख द्वार आधा बंद रहता है। अच्छा इसमें आधा खुला था, इसमें पूरा खुला था, इसमें आधा बंद रहेगा। ए, ओ केवल 2 ही हैं, तुमको ध्यान से रोज़ रोज़ पढ़ना है तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो के लास्ट में नहीं, जो इसके बाद वीडियो आएगी उसके लास्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम तुम्हें कंप्लीट रिवीजन करेंगे। अभी टेंशन नहीं, खाली आपको ये वीडियोस देखनी है, तुमको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना भाई, तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर करूँगा जैसे हवा। ठीक है, तो देखो समृत और अर्धसमृत में, समृत में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, केवल 4 ही स्वर आते हैं इसमें। ठीक है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, एक बार बोल के देखिए, इसमें मुख द्वार तुम्हारे लगभग बंद रहेंगे। ई जैसे है ना, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, है ना, ऊ, तो ये है। मुख द्वार आधा बंद रहता है, ए, ओ। मुख द्वार पूरा खुला रहता है, आ। मुख द्वार आधा खुला रहता है, अ, आए, आओ और अ। ठीक है, तो इनको तुम्हें ध्यान से रोज़ रोज़ देखना पड़ेगा, तभी एक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। तो देखो भाई, मैंने 3 वर्गीकरण किया और आगे भी देख लेना ध्यान से। देखो टोटल 7 वर्गीकरण, 7 भागों में वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें से 3 हमने कवर कर लिया और ये चौथा है मेरे भाई। ठीक है, तो चौथे में देखो ध्यान से, देखा ध्यान से देखो, ओंठों की स्थिति के आधार पर। देखो आपने वृत्त तो सुना होगा ना, वृत्त का मतलब होता है गोला, क्या होता है, गोला। ठीक है, तो हो वृत्त का मतलब गोला, और अवृत्त का मतलब होता है जो गोला नहीं हो, सिंपल। ठीक है, तो देखो अवृत्तमुखी गोलाकार नहीं हो, और वृत्तमुखी जिसमें ओंठ तुम्हारा गोलाकार हो जाए। ठीक है, बोलते समय, स्वर बोलते समय तुम्हारा ओंठ गोलाकार हो जाए। तो देखो इसमें कितने स्वर हैं, टोटल 10 स्वर होते हैं, इससे बाहर है ही नहीं है। एक थोड़े का बाद में तुमको हम बता देंगे। ठीक है, ये अंग्रेजी वाली आगत ध्वनियाँ हैं, इसको स्वर में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, मैंने तुमसे बता दिया था पहले ही। तो देखो ध्यान से, आवृत्तमुखी में गोलाकार नहीं हो, जिसका उच्चारण करते समय, जिस स्वर का उच्चारण करते समय तुम्हारा ओंठ गोलाकार नहीं हो, जैसे आ में गोलाकार नहीं है, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, ए, आए। ठीक है, इनकी संख्या 6 है, बचे कितना, 4, तो 4 ही हो जाएंगे। ओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और आ। ठीक है, इसमें तुम्हारे ओंठ गोलाकार रहते हैं। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा मेरे भाई बताओ वृत्तमुखी ओंठ गोलाकार में होते हैं, तो हमें पता है, तो बताओ ओ वृत्तमुखी है या अवृत्तमुखी है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा भाई,
ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। और इसमें सभी स्वर पूछ सकते हैं, मैं ये बता रहा हूँ, ओ ही केवल नहीं पूछ सकते, ओ ही सारे में से किसी भी चीज़ का पूछ सकते हैं, ठीक है। तुम्हें आंसर देना पड़ेगा, मैंने वर्गीकरण कर दिया है, ध्यान से देखना। अब आगे देखो, हवा नाक से निकलने के आधार पर, इसमें ये तीन ही नहीं है यार लगभग, जिसमें अंक की बिंदी ना हो, जिसमें अंक की बिंदी यानी कि अंक की बिंदी ना हो, ठीक है, जिसमें अंक की बिंदी ना हो वो तो मेरे भाई इसमें आ जाएंगे, इस कैटेगरी में। यानी कि देखो ध्यान से, एक नासिक होता है, नासिक्य, नासिक्य क्या होता है, नासिक्य। तो जिसमें अंक की बिंदी आए वो नासिक्य, जिसमें ना आए वो अनुनासिक होता है, ठीक है। अनुनासिक मतलब जिसमें उपयोग नहीं होता, उसका नाक का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। इसमें केवल तुम्हें वर्गीकरण नहीं करना, केवल ये जानना है बस, अंक की बिंदी जिसमें है वो नासिक्य, जिसमें अंक की बिंदी नहीं है उस वो नासिक्य नहीं है, ठीक है। देखो घोषत्व के आधार पर, तो घोषत्व का मतलब होता है स्वर तंत्री में कंपन होता है, सभी स्वरों का उच्चारण करते समय, सारे गामा पादा निसा वाला नहीं है, ठीक है। ये छोटा आ से लेकर अंगा तक ले, इसमें ये सभी स्वर हैं, 10 है इनकी संख्या, और इनका उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्री में कंपन होता है, ठीक है। सभी स्वर सघोष, ठीक है, अघोष कोई भी स्वर नहीं होता। स्वर तंत्री का उपयोग सभी स्वरों का उच्चारण करते समय होता है, व्यंजन में लेकिन किसी किसी में नहीं होता है, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और प्राणत्व के आधार पर भाई, प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण महाप्राण होते हैं, ठीक है। लेकिन स्वर जो है तुम्हारे अल्प प्राण है, ध्यान रखना, स्वर तुम्हारे PDF इसका टेलीग्राम चैनल पर हम उपलब्ध कराएंगे। स्वर तुम्हारे अल्प प्राण है, ठीक है, अल्प प्राण हैं, महाप्राण नहीं है, ठीक है। तो देखो इसका वर्गीकरण हमने ध्यान से देख लिया है ना। अब उच्चारण स्थान देख लेते हैं मेरे भाई, स्वरों का उच्चारण स्थान, ठीक है। व्यंजनों का उच्चारण स्थान हम बाद में देखेंगे, इसको वहीं अगली वीडियो में, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, उच्चारण स्थान केवल 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद और कहीं से आदमी बोलता है नहीं, और टोटल 10 स्वर होते हैं। तो 10 स्वरों कौन कहाँ से बोला जाता है, ध्यान से देख लो एक बार, है ना। री जो है वो मूर्धा है। अच्छा, मूर्धा किसे कहते हैं इसको हम बताएंगे अगली वीडियो में, जब व्यंजन पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है भाई साहब। तुमको हम पूरे फुल मार्क्स दिलाएंगे, ये बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। जब क्वेश्चन कराएंगे ना तो एकदम पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। तो कंठ मतलब जो आवाज़ जो गले से निकलती है, बड़ा आहा, ठीक है। तालु मतलब जो तालु जिसमें तालु का उपयोग किया जाता है, जो तुम्हारे जीभ है, जीभ का ऊपर भाग है ना। जब कोई भी जैसे ता था दा धा या, ये व्यंजन का है, अभी पढ़ा नहीं है लेकिन बाद में पढ़ाऊँगा। तो जैसे ता था दा जीभ ऊपर छू रही है ना, वैसे ई को भी तालव्य के अंदर रखा गया है, तालव्य स्वर के अंदर रखा गया है। ओष्ठ में जिसमें ओंठ का उपयोग होता है, ओ छोटा ऊ बड़ा ऊ बोलोगे तो तुम्हारा ओंठ गोल गोल हो जाएगा, यानी कि ओंठ का उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ओष्ठ में आ जाएंगे। मूर्धा में री आ जाएगा, कंठ प्लस तालु में तुम्हारा ये ए आई आ जाएगा, ठीक है। ओष्ठ प्लस कंठ में, ओष्ठ कंठ में मतलब ओंठों का प्रयोग भी होगा और तुम्हारे कंठ का भी प्रयोग होगा, ठीक है। ओ आओ आ जाएंगे, ठीक है। और नासिक में केवल अंगा एक ही आएगा, बिंदी जिसमें रहती है मेरे भाई, तुमको मैंने पहले ही बताया था, ठीक है भाई बहन मेरे। तो देखो भाई, आज की वीडियो मैंने स्वर को कंप्लीट डिस्कशन कर दिया है, ठीक है। स्वर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर दिया, जिसमें हमने स्वरों को पढ़ा, स्वरों की संख्या पढ़ी, उनका 7 भाग में वर्गीकरण किया, और सभी प्रकार के वर्गीकरण करने के बाद उनको हम डिटेल में पढ़ा, और इसके बाद हमने स्वरों का उच्चारण स्थान जाना। और इसको तुम्हें बार बार रिवाइज़ करना है मेरे भाई, तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं तुमको एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।